जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं पवन सिंह चौहान डिस्कवरी यूट्यूब चैनल जयपुर में आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले जो हमारा वीडियो आया था वो आपके मूल अधिकारों से संबंधित था, जो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक था। तो हमारा भाग 3 है, उसके बाद में आता भाग 4 और भाग 4 में दे रखा आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आपके जो नीति निर्देशक तत्व है इनको हम डीपीएसपी बोलते हैं शॉर्टकट में। ये कहाँ पे है? भाग 4 के अंदर है। दूसरा, ये जो अनुच्छेद है कहाँ से कहाँ तक है भाई? आपके जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार आपके 12 से 35 तक। तो ये हो गया आपके 36 से लेके 51 तक है। कहने का तात्पर्य है कि आपके जो नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक है। और ये आयरलैंड से लिए गए हैं। और आयरलैंड में कहां से लिए गए थे? ये स्पेन से। दूसरी बात, अगर हम ये कहें डीपीएसपी की पालना के लिए क्या राज्य को बाध्य किया जा सकता है? देखो, जैसे जब हमने देखा था आपका मूल अधिकार, तो उसके अंदर मूल अधिकारों में उनका उल्लंघन होने पे, हनन होने पर हम सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। लेकिन जब आपका यहाँ पे डीपीएसपी राज्य लागू नहीं करे तो इसके लिए हम न्यायालय के अंदर याचिका नहीं लगा सकते, जबकि मूल अधिकार के लिए लगा सकते हैं। ये आयरलैंड से लिए है और आपके जो मूल अधिकार है वो कहाँ से लिए थे? आपके अमेरिका से। ये 35 से 36 तक है, ये आपके 12 से लेके और 35 तक है। ये भाग 4 में है और ये भाग 3 में है। अब इसके बाद देखते हैं हम सबसे पहले आपका अनुच्छेद 36। और 36 में क्या दे रखा है? राज्य की परिभाषा। आपका जो अनुच्छेद 36 है उसमें राज्य की परिभाषा दे रखी है। अब हमारे पास में एक सवाल फिर पैदा हो गया। हमने 12 में भी ये पढ़ा है कि वहाँ पे राज्य की परिभाषा है और यहाँ फिर 36 में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी राज्य की परिभाषा है। अब देखो अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है? 12 में आपके संघ सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार है, उनकी डेफिनेशन दी गई है। और 36 में क्या कहा है कि 36 में ये कहा है कि अनुच्छेद 36 में राज्य की वही परिभाषा होगी जो आपके अनुच्छेद 12 में दे रखी है। समझ गए? इसमें क्या कहा गया है कि राज्य की वही परिभाषा होगी जो आपके अनुच्छेद 12 में दे रखा है। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 36। इसके बाद में है आपका 37। इसमें क्या दे रखा है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। कहने का तात्पर्य है अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि भारत के अंदर लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाएगी। यहां लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब है ऐसा राज्य जो जनता के विकास के लिए, उसकी भलाई के लिए रूल्स बनाए, उनको फॉलो करे, ऐसी नीतियां बनाएं जिससे एक सामान्य आदमी का भी विकास हो सके और उसके लिए रोटी, कपड़ा, मकान, जो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन सब का वहां पर विकास हो सके। इसके बाद में है अनुच्छेद 38 में क्या कहा गया है कि डीपीएसपी की पालना के लिए राज्य को बाध्य नहीं किया जा सकता।
इसके लिए न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन साथ में ये उपबंध भी है इसके अंदर 38 के अंदर कि राज्य जब भी कोई नीति बनाएगा तो वो डीपीएसपी को ध्यान में रख के बनाएगा। कहने का तात्पर्य है कि यहां पर राज्य जब भी कोई नीति बनाएगा तो वहां पर वो लोक कल्याण की भावना के ओतप्रोत होके ही क्या करेगा, यहां पे नीति बनाएगा। इसके बाद में है अनुच्छेद 39। बहुत बार एग्जाम में इससे पूछा भी गया है और अक्सर सवाल भी आते रहते हैं। जैसे एक तो ये है इसमें कि समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन। अब इसका यहां पे मीन क्या है? इसका अर्थ यही है कि राज्य क्या करेगा कि इसके जो नागरिक हैं उनके लिए समान कार्य के लिए समान मजदूरी मिलेगी, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो या किसी भी कैटेगरी का हो। अगर वो सेम कार्य कर रहे हैं, दोनों का पद समान है, तो उनको समान वेतन मिलेगा। ये कौन कहता है? आर्टिकल 39। इसी में है दूसरा कि यहां पर संसाधनों का केंद्रीकरण नहीं किया जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि यहां पर जो अपने आर्थिक संसाधन है वो एक जगह केंद्रित नहीं होंगे, वो विकेंद्रित रूप से होंगे, बिखरे रूप से होंगे, वो सभी के पास में होंगे, एक जगह नहीं होंगे। इसके अलावा इसमें एक महत्वपूर्ण चीज और है, निशुल्क विधिक सहायता। निशुल्क विधिक सहायता या निशुल्क कानूनी सहायता। जैसा कि आपको पता है, भारत के अंदर आज हमारे जो न्यायालय है उनके पास में बहुत ज़्यादा कार्यभार है। न्यायाधीश कम है, जनसंख्या ज़्यादा है, दिन दिन अपराध बढ़ रहे हैं, तो न्यायालय में यहाँ पर वादों का, मुकदमों का ढेर लगा हुआ है। साथ में यहाँ पे वकीलों की भी कमी है, और जो वकील है उनकी फीस बहुत ज़्यादा है। कहने का तात्पर्य है कि हमारे यहाँ पर न्याय व्यवस्था बहुत महंगी है। ऐसे माहौल में अब कोई गरीब आदमी है, वो बेचारा न्याय की कैसे आशा कर सकता है? अगर उसका मामला न्यायालय में जाता है तो बिना वकील की सहायता लिए, एक अच्छे वकील की सहायता के बिना, वो वकील के बिना कैसे अपना केस जीतेगा, कैसे उसको न्याय मिलेगा? क्योंकि उसके पास धन है ही नहीं वकील को देने के लिए। आपको पता है, अगर उसे अच्छा वकील हायर करना है तो अच्छी फीस लेगा, मोटी फीस लेगा, और गरीब आदमी की बस की बात है नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या फिर गरीब आदमी को न्याय नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। आपका आर्टिकल 39 यही कहता है कि समाज के जो गरीब लोग हैं, मजबूर लोग हैं, जिनकी आय कम है, ऐसे लोगों के लिए राज्य क्या करेगा? निःशुल्क न्याय की व्यवस्था करेगा। जैसे आप देखते हो सरकारी वकील क्या है, वो इसी का तो एग्जाम्पल है। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 39। इसके बाद में आर्टिकल जो 40 है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, और कई बार परीक्षा में पूछा गया इसके बारे में। तो इसमें क्या है? ग्राम पंचायतों की स्थापना। ग्राम पंचायतों की स्थापना। देखो, पहली बात तो एक सवाल यही बन गया कि जैसे महात्मा गांधी है हमारे राष्ट्रपिता, और भारत को आज़ादी दिलाने में इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, लेकिन
जब संविधान बना तो न तो ये संविधान सभा के सदस्य थे और न ही इन्होंने उसमें भाग लिया संविधान सभा में। तो हम ये कह सकते हैं कि गांधी जी का योगदान ही नहीं है संविधान बनाने में। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, गांधी जी का बहुत बड़ा इसके अंदर योगदान है और बहुत जगह हमें यहाँ पर बार बार महात्मा गांधी जी दिखाई देंगे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे आपको पता है महात्मा गांधी जी का एक ड्रीम था ग्राम स्वराज, गांवों का विकास। गांवों का विकास कैसे संभव? ग्राम पंचायतों के माध्यम से। तो गांधी का ड्रीम था कि मेरे भारत के अंदर पंचायत व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। ग्रामीण लोग हैं वो अपना विकास खुद करे, अपने लिए नीति खुद बनाए और उनको लागू करे। ये गांधी का ड्रीम था। और संविधान बनाने वालों ने गांधी जी की भावनाओं का आदर करते हुए जो आपका अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों की स्थापना, ये उन्हीं की देन है। तो कई बार एग्जाम पूछा भी गया है, बताइए आर्टिकल 40 पे किसका प्रभाव है? महात्मा गांधी का। आर्टिकल 43 जो आपके ग्राम उद्योग वगैरह है, महात्मा गांधी। 47, 48 इन सब पे महात्मा गांधी का प्रभाव है, डायरेक्ट प्रभाव है इन पे। तो हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 40 की, ग्राम पंचायतों की स्थापना। तो 40 में ये कहा कि ग्राम पंचायतों की यहाँ पर आने वाले टाइम में स्थापना की जाएगी और महात्मा गांधी से इंस्पायर्ड है ये। और आपने देखा होगा इसके बाद में 2 अक्टूबर 1959 को आपका जो नागौर है, यहाँ पर भारत में पहली बार पंचायती राज शुरू किया गया और इसके जो उद्घाटन करने वाले थे वो कौन थे? आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, तत्कालीन प्रधानमंत्री। इसके बाद में 73वां संविधान संशोधन हुआ, 1992 में इसको पेश किया गया और जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको क्या कर दिया? संवैधानिक दर्जा दे दिया। अनुच्छेद 243 ए से लेके और ओ तक इसका प्रावधान कर दिया भाग 9 के अंदर, और 29 विषय इसको सौंपे गए। और अभी प्रेजेंट टाइम में जैसे हम बात करें राजस्थान की, तो यहाँ पे इसका त्रिस्तरीय ढांचा अपनाया गया है। इसको हम देखेंगे जब हम पढ़ेंगे आपका ग्राम प्रशासन, स्थानीय शासन वगैरह, शहरी ग्रामीण, तो उस टाइम हम इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो यही है आपके आर्टिकल 40 के अंदर कि यहाँ पर क्या होगा? ग्राम पंचायतों की स्थापना की जाएगी। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट है वो है 41 और 41 बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। तो आइए जरा देखते हैं इसको क्या है। इसमें अनुच्छेद 41 निःशक्त जन, या मोदी जी ने नया नाम दिया इनको दिव्यांग, वृद्धजनों को सहायता। आर्टिकल 41 क्या कहता है आपका डीपीएसपी का कि राज्य क्या करेगा कि हमारे राज्य में जो सीनियर सिटीजन लोग हैं, एसआई लोग हैं और निःशक्तजन जो शारीरिक रूप से विकलांग वगैरह है, जिनको हम दिव्यांग बोलते हैं, ऐसे लोगों की राज्य क्या करेगा? सहायता करेगा। तो आज देखते हो आप दिव्यांगों को जो ट्राईसाइकिल, मोटरसाइकिल वगैरह जो मिल रही है, उनको जो पेंशन मिल रही है, सीनियर सिटीजन जो हमारे हैं उनको पेंशन मिल रही है। तो ये सब क्या लोक कल्याणकारी कार्य तो हो रहे हैं। और ये किसकी देन है? आर्टिकल 41 की, कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि राज्य क्या करेगा? इन लोगों की मदद करेगा। तो प्रेजेंट टाइम में जो हमारी विभिन्न पेंशन योजनाएं चल रही है वो सब क्या है? वो यही तो है 41। इसके बाद में है अनुच्छेद 42 प्रसूति सहायता। जैसे हम देखते हैं तो सुनते भी हैं, हमारे गांव में, पड़ोस में
जो सीनियर लोग हैं जैसे हमारे दादा ताऊ वगैरह, वो कहते हैं कि हम 10 भाई थे, 5 बहनें थी, उनमें 8 मर गए पैदा होते ही, 2 बचे आखिरी के अंदर, 1 बची, कहीं तो 20-20 से पैदा हुए। तो ये क्या है? उन्हें बचते क्या मुश्किल 3-4। मतलब हमारे दादा दादी जो थे उस टाइम में जो लोग पैदा होते थे 15-20 पैदा हुए और मुश्किल से आखिरी में 4-5 लोग जीवित रहते थे उनके अंदर, बाकी 15 जो बच्चे थे वो मर जाते थे। क्यों मरते थे? कारण क्या था इसका? आपको पता है, साइंस भी कहता है कि महिला जब गर्भवती होती है तो उसको पौष्टिक आहार चाहिए, उसको दवाइयाँ चाहिए, टाइम टू टाइम उसको वैक्सीनेशन चाहिए। और ये सब क्या था? उस जमाने के अंदर दूर की चीज़ें थी, आम आदमी की बस की बात थी नहीं। गरीबी थी, भूखमरी थी, मेडिकल साइंस इतना डेवलप था नहीं, लोगों के पास पैसा था नहीं। तो आपने देखा होगा उस जमाने जब डिलीवरी होती थी तो जच्चा बच्चा दोनों को खतरा रहता था। कई बार तो उसकी बच्चे की माँ मर जाती थी, बच्चा मर जाता था। क्यों? वो कुपोषण का शिकार पैदा होता था। उसकी मम्मी को जो पेट में था कुछ मिला ही नहीं खाने को, तो बच्चा ही कमज़ोर हो गया। कोई साल भर जी रहा है, 6 महीने जी रहा है, 2 साल जी रहे हैं, न उसका टीकाकरण होता था, कोई भी रोग हुआ और ये गया। तो पेरेंट्स को डर रहता था कि मेरे जो 1-2 संतान नहीं, पता नहीं जीवित रहेगी कि नहीं रहेगी। इस चक्कर से और बच्चे पैदा करते थे। बोला कोई दिक्कत नहीं, 2-4 तो बचेंगे इसके अंदर। और कई बार क्या होता था, पूरे बच जाते थे और जनसंख्या वृद्धि हो गई। तो आर्टिकल 42 में यह कहा गया था कि जिस दिन राज्य के संसाधन विकसित होंगे, भारत की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ होगी, हम क्या करेंगे, ये जो प्रसूति महिलाएं हैं उनकी मदद करेंगे। तो आपने देखा होगा पहले डिलीवरी कहां पे होती थी? घर पे। कौन करवाती थी? दाई माँ, जो हाइजीन वगैरह का ध्यान नहीं रखती थी, तो बच्चा बेचारा वैसे मर जाता था। अब देखो डिलीवरी कहां पर होती है? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल पहले भी थे, पहले वहां पे चार्ज लगता था, पैसा लगता था, और एक आम गरीब आदमी की बस की बात नहीं थी वहां पे डिलीवरी करवाए। अब देखो सरकार मदद कर रही है कि डिलीवरी हॉस्पिटल में करवाइए, और साथ में वहां पे प्रोत्साहन राशि भी मिल रही है। किसी का बच्चा अगर अस्पताल में होता है, चाहे वो सरकारी हो या सरकारी सहायता प्राप्त, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। गवर्नमेंट उसकी दवाइयाँ, टीकाकरण सब कुछ खर्च करती है उसके ऊपर, और उसके बाद में भी उसको मदद करती है। ये सब किसकी देन है? यही तो है आर्टिकल 42 कि राज्य क्या करेगा, आने वाले टाइम के अंदर ये जो महिलाएं, प्रसूति महिला, इनकी मदद करेगा, इनके स्वास्थ्य की देखभाल करेगा। तो ये सब जो योजनाएं चल रही है गर्भवती महिलाओं की, ये सब किसकी देन है? इसी की देन है 42। इसके बाद में है अनुच्छेद 43। इसमें दे रखा है राज्य क्या करेगा, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देगा, और साथ साथ सहकारिता को भी क्या देगा, ये बढ़ावा देगा। विशेष बात पहले तो यही हो गई कि आर्टिकल 43 किससे प्रभावित है? यह प्रभावित है आपके महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी भी कुटीर उद्योगों पे ज्यादा ध्यान देते थे, इन पे ज्यादा विश्वास करते थे, क्योंकि इनसे ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता था, स्वदेशी को बढ़ावा मिलता था। अरे जो चीज तुम आज कहते हो, जैसे अभी हमारा चाइना से भी तनाव चल रहा है, तो आप लोग कहते हो ना चाइनीज का बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, स्वदेशी अपनाओ, कहते हो। तो गांधी तो ये कहते थे, विदेशियों का बहिष्कार करो और स्वदेशी को अपनाओ और खुद बनाओ, क्योंकि उस टाइम में भारत के अंदर बड़े उद्योग तो थे नहीं। तो गांधी ने ये कहा छोटे उद्योग लगाओ, कुटीर उद्योग, उससे क्या होगा, सब लोगों को काम भी मिलेगा, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, साथ में अपने देश की पूंजी विदेश में भी नहीं जाएगी। यही है कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। गांधी से प्रभावित है। और सहकारिता को बढ़ावा देना, 97वें संविधान संशोधन 2012 के तहत इसमें बाद में जोड़ा गया है
कि राज्य क्या करेगा, सहकारिता को बढ़ावा देगा, एक सबके लिए, सब एक के लिए। इसके बाद में है आपका अनुच्छेद 44। और दोस्तों यहाँ पे आपका एक पूरी संभावना है सवाल आने की, बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रेजेंट टाइम में काफ़ी चर्चा में भी है। तो इसमें दे रखा आपका समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता का तात्पर्य क्या है यहाँ पर? इसका मतलब यही है कि भारत के अंदर एक कानून है, एक संविधान है, वो सभी लोगों के लिए बराबर होगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। तो आपने देखा होता है क्या? 98% मामलों में तो नहीं होता, लेकिन 2% मामलों में होता है। कैसे होता है? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मेरा एक दोस्त था सलीम खान, मेरे साथ ही पढ़ता था, कॉलेज में भी मेरे साथ था। तो उसकी शादी हो गई, बाद में उसको एक और मिल गई, उससे भी शादी कर ली, 2 बीवी हो गई। बाद में एक और मिल गई, 3 बीवी हो गई। मेरी बात समझ रहे हो ना? मेरे दोस्त सलीम ने 3 शादियां कर ली। एक मेरा दोस्त है पुष्पेंद्र, हिंदू है, उसकी एक बार शादी हो गई। अब सलीम में पुष्पेंद्र में अंतर क्या है? पुष्पेंद्र भी मेरा दोस्त है, दूसरी शादी करना चाहता है, लेकिन समस्या क्या है? वो शादीशुदा है, ऑलरेडी उसकी एक वाइफ है, तो दूसरी कर सकता है ना, सलीम ने की है। अब पुष्पेंद्र क्यों नहीं कर सकता? पुष्पेंद्र हिंदू है, इसलिए हिंदू रीति में क्या है कि पहली बीवी के जीवित रहते या बिना उसको तलाक दिए दूसरा विवाह नहीं हो सकता। तो क्या हो गया? अंतर पैदा हो गया।